Hello, students. Um, Today we are going to talk about fundamental and basic concepts of biology. Because if why do we need it कि हम बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जब भी हम कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, चाहे वो हम बायो की बात कर रहे हैं, चाहे हम वो केमिस्ट्री या फिज़िक्स के बारे में बात करें, उसके पीछे की हिस्ट्री, उसके पीछे की एग्जैक्टली कुछ साइंटिस्ट के बारे में, मे बी द टर्म्स जिन्हें जानना ज़रूरी है। एंड उसकी वजह से हम सबसे पहले बायो में कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही जानेंगे, एंड दीज आर एग्जैक्टली नोन टू बी एस दैट फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट थिंग, व्हाट द बेसिक इज़। सो बायोलॉजी से बेसिक जो चीज़ निकल के आती है वो है साइंस ऑफ लाइफ, क्योंकि बायोलॉजी के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ लाइफ साइंस, और वी कैन से साइंस ऑफ लाइफ। सो द टर्म इज लाइफ, so we are talking about all the living organism. So living organism, that is maybe plants, it may be animals, and everything which survive on the earth. ठीक है। देन आफ्टर द टर्म्स, जो कि हमें बहुत सारे टर्म्स बायो में पढ़ने को मिलेंगे, अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग फील्ड्स के बारे में भी बातें होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम 11th की बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं तो पहला जो टर्म या फील्ड कह सकती हूँ जो हमें देखने को मिलेगी दैट इज़ डाइवर्सिटी। सो डाइवर्स टर्म इज़ वेरी कॉमन, जो कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन का एक बेस रहा है, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन हुआ। एंड नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज क्लासिफिकेशन, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इज इकोलॉजी, सो दैट इज रिलेटेड टू द इकोसिस्टम, दैट इज ऑल्सो टू बी डिस्कस्ड लेटर। फिजियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजी भी एक ऐसा टर्म है जिसको हम प्लांट्स के एस्पेक्ट्स में भी बात करेंगे और एनिमल्स के एस्पेक्ट्स में भी बात करेंगे, कि इंटरनल फीचर्स के फंक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं दैट इज एग्जैक्टली द फिजियोलॉजी। एंड सिमिलरली द बायोटेक्नोलॉजी इज अनदर न्यू टर्म। एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी हम मॉडर्न वर्ल्ड में भी बात कर सकते हैं कि मॉडर्न बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी को रखा गया है। सो व्हेन द टेक्निक्स कम अक्रॉस विद द बायो, दैट लिविंग के साथ में हम कुछ टेक्निक्स को जोड़ देते हैं, एंड देन दैट स्टडी इज नोन टू बी एज बायोटेक्नोलॉजी. Another one that is also very interesting, that is cytology. And cytology, cyto means that is the cell. So when we start studying about the cell, that is cytology. So these are just few terms which I have written here, but many more terms are, but they're very interesting. So these are just the examples कि कौन से टर्म्स हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं. Let us take few more interesting things. Let me take the history of biology. जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली उन कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया ईरा को, दैट वाज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल का टाइम पीरियड था 384 to 322 बिफोर क्राइस्ट. But important role he played as a classification. So he classified biology in two ways. First one is botany and another one is zoology. That botany indicates all the that we can say plants. That science of plant is completely included in this term, that is botany. So he separated the branch दैट इज़ बॉटनी का, दैट की प्लांट्स भाई आते हैं अगर तो उनको बॉटनी में रख दिया जाए, और जब हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो वो होगा जूलॉजी के अंदर. लेट वी टेक मोर डिस्कशन अबाउट बॉटनी एंड जूलॉजी. ओके, सो नेक्स्ट वी टेक briefly about the botany. Botany is exactly the science of plants. So we can say that that term which is derived from the Greek word that is botany. That botany means plants, and these plants we can say that exactly this is come from grazing word. So the animals which graze, and
What they exactly graze? Obviously the plants. So botany term is derived from the botany Greek word, and sometime it is also known to be as phytology. That is a synonym of the botany. Many of the classification in which that we can say classes जो कि अलग अलग दी गई है, like plant kingdom में thallophyta, bryophyta, pteridophyta. That phyta term is exactly plant. So that's why that study of the plants, that is also known to be as phytology. Now if we talk about next, that is father of botany. So father of botany like एरिस्टोटल जब हमने कहा तो कहा फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक. वहीं पे अगर हम बात करते थियोफ्रास्टस, सो ही इज ऑल्सो नोन टू बी एज फादर ऑफ बॉटनी. हम इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो गुरु थे, टीचर, और उनके शिष्य थे थियोफ्रास्टस. सो व्हेन एरिस्टोटल वो टीचर, तो उनका इंटरेस्ट था जूलॉजी में, एनिमल्स में काफ़ी इंटरेस्ट था. लेकिन उनके जो स्टूडेंट थे उनका इंटरेस्ट बॉटनी में अच्छा खासा था. तो बॉटनी में उन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी करी, और जो एरिस्टोटल थे उन्होंने एनिमल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी किया, डीपली स्टडीड किया. सो उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एंड द बुक जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी सारे प्लांट्स को डिस्कवर किया था और उसमें उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया था, एंड दैट बुक वाज हिस्टोरिया प्लांटेरम. एंड इसको ये भी माना जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है, यानी प्लांट्स की फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर बुक जो है वो हिस्टोरिया प्लांटेरम है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 480 प्लांट्स, और वी कैन से 500 प्लांट्स जो है उनको डिस्क्राइब किया. और उस टाइम पे यानी इतने प्लांट्स का जो है डिस्कवरी हो चुकी थी, स्पीशीज़ की वी कैन से, और जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ डिस्कवर्ड होंगी, सो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन will increase, and that is the reason behind कि आगे जाके क्लासिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट वी टेक अप zoology. Okay, so similarly if we talk about zoology, so zoology that is exactly the study of animals, and botany is exactly the study of plants. So similarly if we talk about father of zoology, that is Aristotle, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था. बट अगर बुक के बारे में बात करें तो दैट इज़ हिस्टोरिया एनिमलम, एंड इन विच ही डिस्कवर्ड वी कैन से दैट approximately 600 animals were described. सो ऑलमोस्ट इतने एनिमल्स का इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी क्योंकि उसके बाद ही क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा गया. जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, जितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है उनकी डिस्कवरी बढ़ती गई, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन के बारे में आगे बात की गई. थियोफ्रास्टस जूलॉजी में थोड़ा सा ये था कि थियोफ्रास्टस ने मतलब जो बॉटनी के लिए काम किया था वो ये था कि उन्होंने कुछ थोड़ा क्लासिफिकेशन अलग तरीके से भी दिया था. जैसे जूलॉजी में तो एनिमल्स को आगे जाके अलग अलग फाइलम्स में डिस्क्राइब किया था, क्लासिफाइड किया था, बट थियोफ्रास्टस ने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाइड कर दिया था. वो इस तरीके से कि प्लांट्स का जो साइज होता है लाइक ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया. जूलॉजी में एनिमल्स को एरिस्टोटल ने इस तरीके से क्लासिफाइड नहीं किया था, लेटर ऑन जाके क्लासिफिकेशन हुआ था, उससे पहले क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था. नाउ द नेक्स्ट वी नीड टू नो दैट कि बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्शनली भी होती है. हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वही हैं, या जो चीज़ें बिल्कुल एक पर्टिकुलर ग्रुप में होती हैं वो हर एक इंडिविजुअल में भी हो. तो कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं. सो लेट वी स्टार्ट. नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस इन बायोलॉजी. ओके, सो एक्सेप्शंस इन बायोलॉजी. Why there are exceptions? There is a reason. Obviously living है कोई भी, और वो इंटरेक्ट करेगा एनवायरनमेंट के साथ में, मे बी पॉसिबल कि कुछ चेंजेस हो, एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि एक्सेप्शंस होना बेहद ज़रूरी है. और हम ये भी कह सकते हैं कि इवोल्यूशन होने के लिए चेंजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर चेंजमेंट नहीं होगा तो इवोल्यूशन होना पॉसिबल ही नहीं है.
और टाइम के अकॉर्डिंग एंड इन्वायरमेंट नीड्स चेंजेस एंड दैट चेंज इज इवोल्यूशन. सो वी कैन सी दैट लाइफ इज डायनामिक. वाई डायनामिक? बिकॉज स्टेबल ही नहीं है. ठीक, हर कुछ टाइम बाद हर एक लिविंग में चेंजेस आते हैं. दैट्स वाई इट इज नॉट स्टेबल. एंड रिएक्टिव, वाई एंड वैन. सो व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज कि अगर कोई भी एनिमल जिसका कोई भी पर्टिकुलर फूड है, अगर वो उसे देखता है तो वो उसके लिए एग्जैक्टली वो फूड ही होगा. कोई एक उसके लिए वो लिविंग नहीं है. सो दैट जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो सीधा सीधा है कि उसमें वो चेंजेस उसे दिखेंगे. वाई? बिकॉज ही केम इन दैट कॉन्टेक्ट. तो उस कांटेक्ट में आने की वजह से जो भी, या फिर हम अपने इन्वायरमेंट के बाकी नॉन लिविंग पार्ट के बारे में बात करें तो भी चेंजेस होंगे. सो ये एक रीजंस रहते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो सारी चीज़ें नहीं होती जो उस कम्युनिटी के बाकी लोगों में होंगी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक रेप्टाइल्स, सारी रेप्टाइल्स 3-chambered heart हैं. So all the reptiles having 3-chambered heart as we know it. लेकिन एक्सेप्शन, ये सारी चीज़ें आगे भी आएंगी, बट कुछ चीज़ें जो हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल ही है बट 4-chambered heart है. दैट मीन कि कम्युनिटी जो रेप्टाइल्स की है उनमें 3-chambered heart होने के बाद भी क्रोकोडाइल में कुछ चेंजमेंट हुआ. दैट इज़ द रीज़न ना कि उसके पास 3-chambered नहीं 4-chambered heart है. सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट बर्ड्स, तो मोस्ट ऑफ birds are flying but few exceptions are there and these exceptions are कि वो flightless birds हैं. For example if we take penguin, kiwi, ostrich, all these are flightless birds and this is the reason behind कि exceptions हो सकते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे exceptions हैं जो कि आगे तुम्हें देखने को मिलेंगे. एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग रिपीटेडली कि बायोलॉजी जो है वो एक्सेप्शंस की ही लाइफ साइंस है बिल्कुल. फॉर एग्जांपल और अगर हम देखें एंजियोस्पर्म, हमें पता है कि एंजियोस्पर्म जो है उनमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर कंडक्शन के लिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे कि कुछ फैमिली ग्रुप्स में जो जाइलम वेसल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे वाटर कंडक्शन के लिए. सो इसी तरीके से एक्सेप्शंस रेस्ट ऑफ यू बहुत सारे देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड. Okay, so the first unit is diversity in the living world and the first chapter is living world. So let us start the basic of living world. What are the characteristic features of the living? Okay, so let's take the characteristics of the living organism. This is very basic. Maybe possibly कि बहुत पहले से लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग टर्म्स देखने को मिलेंगे जो कि बिना एक्सेप्शन के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है. और कुछ ऐसे भी तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी. फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म. अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम उसके सेल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ कोई एक्सेप्शन होने का मतलब ही नहीं है. दैट मीन प्रोटो इज प्रिमिटिव दैट ऑलरेडी विच इज प्रेजेंट एंड द प्लाज्म इज लिक्विड फेस. सो वी कैन से दैट इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेल कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस की प्लाज्मा को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दैट सेल का होल प्लाज्मा, रेस्ट ऑफ जो बचता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा, दैट इज द साइटोप्लाज्म. एंड इफ वी ऐड बोथ द प्लाज्मा, द होल प्लाज्मा ऑफ द सेल, दैट इज एग्जैक्टली द प्रोटोप्लाज्म. सो वी कैन से दैट ट्रूली अलाइव, दैट मीन जो एग्जैक्टली अलाइव है, लिविंग है, तो उसके पास ही सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होगा. अदरवाइज कोई और होगा. इट मे बी पॉसिबल कि वो डेड सेल होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक रॉबर्ट हुक, बिकॉज वी नो अबाउट इट कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्टली सेल को डिस्कवर्ड किया था, बट दैट इज़ वेरी क्लियर कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर्ड नहीं किया था. सो ही डिस्कवर्ड द डेड सेल बिकॉज उन्होंने बार्क
जो ट्री का होता है, दैट ओक, स्पेनिश ओक ट्री, उसका बार्क का कॉर्क जो था उससे सेल को देखा था, उसका स्ट्रक्चर। और क्योंकि बार्क जो है वो लिविंग नहीं होता है, सो दैट इज़ वेरी डेफिनेट कि वो डेड सेल था। सो हमने वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के बारे में सुना ही नहीं, उन्होंने एग्जैक्टली बताया भी नहीं। बट रेस्ट ऑफ लेटर जब पता चला कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो प्रोटोप्लाज्म हम हमेशा लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, तो वो बिना सेल के नहीं बना होगा। और अगर सेल है और लिविंग है अगर वो ऑब्वियसली, तो हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर ली। इसका मतलब कोई भी लिविंग बिना सेल के नहीं बना, सो देयर इज़ नो एक्सेप्शन। And yes, it is possible कि it may be unicellular or it may be multicellular. That mean it is possible कि वो single celled भी हो सकता है and more than it. So that is multicellular, जिनके बारे में आगे हम रेस्ट ऑफ बात करेंगे। एंड सेल से रिलेटेड सारा साइटोलॉजी में आएगा ये पूरा। दूसरा एंड देन द थर्ड वन, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग इज लाइफ साइकिल। सो लाइफ साइकिल एग्जैक्टली दैट लाइफ की जो साइकिल है, दैट मीन कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि वो पूरा एक इवेंट जो है, जो फिनिश हो रहा है, एक जगह से स्टार्ट होकर एक जगह ख़त्म हो रहा है। सो बर्थ से स्टार्ट होती है कोई भी लाइफ और डेथ पे जाके ख़त्म होती है। और इस पूरे पीरियड को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। एंड दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स ही 100 ईयर्स है, लाइक बेनियन ट्री है तो उसकी 100 वी एट अबाउट 300 to 400 ईयर हो सकती है। सिमिलरली अदर एनिमल्स एंड सर्टिन अदर प्लांट्स, कुछ की थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी हो सकती है, कुछ की बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन भी हो सकती है। बट इस लाइफ स्पेन के पूरे पीरियड में उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। आफ्टर बर्थ इट अंडरगोज इनटू ग्रोथ फेज, जिसमें कि उसकी पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद एक रिप्रोडक्टिव फेज आएगा जिसमें कि वो रिप्रोड्यूस करेगा अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और एक टाइम ऐसा आएगा जब एजिंग, सीनेसेंस भी बोल सकते हैं बेटा इसे, बट आई हैव यूज इन द टर्म इज एजिंग बिकॉज दैट अनदर टर्म इज टू बी यूज लेटर। तो एजिंग का मतलब है जब रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी उसकी कम होने लगेगी, दैट इज द एजिंग। एंड अल्टीमेटली इट गोज अंडर द लास्ट इवेंट, दैट इज द डेथ. So life cycle is also a basic and important feature of living organism, and so that's why these three having no exception we can say that. Next is fourth is metabolism, that is also without exception we can say that metabolism. So many of the chemical reaction which takes place inside the body, that doesn't means कि केमिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, दैट केमिकल इज मीन्स बायोमोलिक्यूल्स। व्हेन वी टेक फ्यू एग्जांपल्स कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। यानी कि अगर हमने कुछ भी खाया है, पहले डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन टाइम पे भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट वी कैन से एंजाइम्स आर फंक्शनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी बायोमॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, सर्टेन केमिकल्स आर ऑल्सो ब्रेक्ड, सो दैट इज द कैटाबॉलिज्म। सो वी कैन से दैट समथिंग विच इज टू बी ब्रेक, ठीक, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक। सिमिलरली एनाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो बहुत सारे केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड ऑन होते हैं। जब कोई चीज़ ऐड होती है या ब्रेक होती है तो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग कि केमिकल रिएक्शन। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में बन रही है या टूट रही है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड होगी ही, और इस तरीके के प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, एंड दिस इज टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी. Next, fifth one is nutrition. If we talk about nutrition, so every living organism needs nutrients. Why living organisms need nutrition? Yeah, we can say nutrients because the body requires certain amount of energy, और एनर्जी हमको न्यूट्रिएंट से ही मिलती है. डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, दे आर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दे आर ऑफ लिपिड्स, इट मे बी प्रोटीन्स. सो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म
and rest of certain other characteristic of living organism are respiration, growth, development. So other characteristics जहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ का exception है, कुछ का नहीं है. So we will discuss it later. Thank you.